स्पेशल केस में अगला केस लिखिए, कैपिटल गेन। स्पेशल केसेस लिखा रहा था मैं, उसमें लिखिए कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट by way of distribution on the dissolution of firm. oblique AOP oblique BOI, section 45(4). Capital gain on transfer of capital asset by way of distribution on the dissolution of firm AOP BOI. देखिए एक फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, सपोज फर्म के पास जो एसेट्स हैं फर्म को अब वो पार्टनर्स को बांटनी पड़ेंगी, या तो एक तरीके से डिस्पोज ऑफ करके कैश ले और कैश पार्टनर्स को बांटे। कई बार क्या होता है वो कहते हैं पार्टनर से कि आप ले लो ये एसेट अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। भाई आप तीनों पार्टनर हैं, आपने एक फर्म बनाई, अब आप तीनों का 1-1 करोड़ रुपए निकल रहा है, तो फर्म ने बिल्डिंग आपको दे दी, एक लैंड आपको दे दी, एक बिल्डिंग आपको दे दी, सेटलमेंट हो गया। अब जो बिल्डिंग आपको दी वो 20 करोड़ की है और आपकी कैपिटल है 1 करोड़, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। 20 करोड़ की लैंड आपको दे दी, आपका भी 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन था, 20 करोड़ आपको भी दे दिया, आपका भी 1 करोड़ का सेटलमेंट था। फर्म ने कहा तीनों को हमने बराबर बांट के निपटा दिया। मतलब फर्म को सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, उसने 1 करोड़ की कैपिटल को सेटल किया 20 करोड़ की लैंड देके। व्हाट इज द सेल कंसिडरेशन? उसने अपनी एक एसेट बेची तो है ही, फर्म कह रही है भाई देखिए मेरे को जो फायदा हुआ वो केवल 1 करोड़ का हुआ। जैसे इन दोनों का केस छोड़े, इनकी बात करें, इनकी पूंजी लगी हुई थी 1 करोड़, फर्म ने उस पूंजी तो लौटानी है, पूंजी लौटाने की जगह बिल्डिंग दे दी, बोले बिल्डिंग आपकी हुई। बिल्डिंग फर्म ने कभी खरीदी थी 50 लाख की, तो कॉस्ट थी 50 लाख, ट्रांसफर तो है ही, फर्म से पार्टनर पे जा रही है। फर्म से पूछा गया सेल कंसिडरेशन, तो फर्म बोली कि भाई 1 करोड़ में सेटल हो गया। सो 1 करोड़ इज द सेल कंसिडरेशन। व्हाट इज द सेल कंसिडरेशन? स्टैम्प वैल्यू वाली बात छोड़िए, तो किसी भी एसेट में हो सकता है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू या कैपिटल कंट्रीब्यूशन का सेटलमेंट, फेयर मार्केट वैल्यू। इस कंडीशन में वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सेल कंसिडरेशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू। सेल कंसिडरेशन एक तो सबसे पहले लिखिए कैपिटल गेन will arise to firm oblique AOP oblique BOI। इन पे तो एक तो कैपिटल गेन आएगा क्योंकि ये क्या दे रहे हैं, कैपिटल एसेट। सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, सेल कंसिडरेशन माना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू of the asset distributed तो मैं ये नहीं कह सकता मैंने तो 1 करोड़ में सेटल कर लिया, वरना बड़ा सिंपल तरीका हो जाएगा। 45 3 और 4 को मिला के 45 3 में फर्म में हम महंगी महंगी एसेट्स 1 करोड़ में ले आया करेंगे और फिर फर्म को डिसॉल्व करके फिर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स पे ले जाया करेंगे बहुत इजीली। तो ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर, यानी जब पार्टनर फर्म को देगा
तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, और जब फर्म पार्टनर को देगी तो फेयर मार्केट वैल्यू। बस कोई खास नहीं था इसमें, ज़्यादा कोई बड़ा था ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ compulsory acquisition of capital asset। $45,500। इस पे मैं काफ़ी हिंट आउट कर चुका हूँ कि एक लैंड है, रेलवे ट्रैक बन रहा है, गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर ली, तो आपको देनी पड़ेगी लैंड या नहीं देनी पड़ेगी? गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, 2017-18 में गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर्ड कर ली, कंपनसेशन मिला 18-19 में। आप जरा मुझे बताइए कैपिटल गेन किस दिन माना जाएगा? 17-18 में आपकी एक लैंड थी, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, 10 करोड़ कंपनसेशन डिसाइड हो गया, दिया ही नहीं आपको 10 करोड़ का कंपनसेशन। कंपनसेशन 18-19 में दिया, कैलकुलेशन तो किस ईयर में हो जाएगी? 17-18, और टैक्सेबिलिटी कब होगी? 18-19। अब तो आप समझ ही गए, तो लिखिए कैलकुलेशन in the year of compulsory acquisition or taxability in the year of compensation received। एक नोट लिखिए, एनहेंस्ड कंपनसेशन इज फुल्ली टैक्सेबल ओनली एक्सपेंस related to recovery of enhanced compensation is deductible। Only expense related to recovery of enhanced compensation is deductible। और एक और चीज लिखिए, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। इन द ईयर ऑफ रिसीट। एक लैंड थी, ऐसे समझाते हैं एक एग्जांपल से। एक लैंड है, आपने खरीदी थी 2001 में 1 लाख की, 2017-18 में गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर करा और कॉम्पनसेशन डिसाइड करा 10 लाख फॉर एग्जांपल। 18-19 में कॉम्पनसेशन रिसीव्ड हो गया। अच्छा, जब 17-18 में कॉम्पनसेशन डिसाइड हुआ तो आप हैप्पी नहीं थे, आपने कहा 10 लाख गवर्नमेंट कम दे रही है, गवर्नमेंट को देना चाहिए 14 लाख।
गवर्नमेंट ने कहा 14 लाख, ऐसे बट रहा है क्या, 10 लाख दे दिया। आप कोर्ट चले गए, कोर्ट से 2022-23 में आपको एनहेंस्ड कंपनसेशन भी मिला 4 लाख का। अब हमें टैक्सेबिलिटी देखनी है सपोज, तो पहली बात तो 17-18 के हिसाब से कैलकुलेशन होंगी। $7,28,000। ये बताइए ये कैलकुलेशन होगी या नहीं होगी? 10 लाख में बेचा और ये, क्या मैं 14 लाख ना मानूं अपना सेल कंसिडरेशन? गवर्नमेंट ने बोला 10 लाख देंगे, हमने कहा हमें 14 चाहिए, गवर्नमेंट ने 10 दिया, कब्जा किया और भगा दिया हमें, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। क्या माने हम अपनी रिसीट? 10 लाख। किस ईयर में टैक्सेबल होगा? 17-18, 18-19, 18-19। कैलकुलेशन किस ईयर के बेसिस पे होगी? 17-18। 2022-23 में 4 लाख और मिल गए। अब ये 4 लाख जब हमें मिले तो गवर्नमेंट कहती है 4 लाख पूरे टैक्सेबल होंगे, LTCG। इसके अगेंस्ट से आप वो घटा सकते हो कि अगर आपने कोई कंपनसेशन रिसीव करने में लॉयर्स वगैरह को कोई फीस दी है वो घट जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन है ये पूरे 4 लाख क्यों टैक्सेबल हुए? गवर्नमेंट ने कहा बेटे अगर 10-4-14 करते तो 7-28 की जगह 11-28 हो जाता। अरे कॉस्ट तो तुम पूरी घटा चुके हो, मान लो हमारा झगड़ा ही नहीं होता, मैं आपको 14 दे देता तो आपकी टैक्सेबिलिटी 7-28 की जगह क्या आती? 11-28। मैंने 14 नहीं दिए तो 7-28 तब आई, 4 आ जाएगी। तो इसलिए एनहेंस कंपनसेशन तो फुल्ली टैक्सेबल ही होगा। किस ईयर में होगा? जिस ईयर में रिसीव होगा। तो अब आप इस नोट को अगर देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। एनहेंस कंपनसेशन इज फुल्ली टैक्सेबल, ओनली एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ एनहेंस कंपनसेशन डिडक्टेबल। और किस ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में रिसीव होगा। इलस्ट्रेशन 7.19 देख लीजिए, 7.19 पेज नंबर 386। एक्स ने घर एक्वायर करा 1,20,000 का 97-98 में, डेथ हो गई इसकी 2006 में और घर आ गया सन के पास। 2001 में वैल्यू थी 2 लाख, यानी सन के लिए भी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? अगर डेथ ना होती तो एक्स के लिए कॉस्ट क्या मानी जाती? अरे मान लो डेथ ही हैपेंड ना होती, 97-98 में 1,20 का खरीदा था, 2001 में वैल्यू 2 लाख थी, 2 लाख मानी जाती। डेथ अगर हो गई तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ही मानी जाएगी, दैट इज 2 लाख मानी जाएगी। ये गवर्नमेंट ने 2013 में एक्वायर कर लिया 12,60,000 में। कॉम्पनसेशन 10,20,000 दिया 25 मार्च 14 को और बैलेंस दिया 15 अप्रैल 14 को। देखिए जैसे ही कंपनसेशन, एक करेक्शन करना पड़ेगा, सॉरी, फर्स्ट कंपनसेशन रिसीव्ड, जरा सा भी कंपनसेशन आपको मिल जाता है पूरा टैक्सेबिलिटी हो जाता है। सर टैक्स से भी कम मिला कंपनसेशन, अब ये आप देखो लॉ ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 10 लाख का कंपनसेशन था, मैंने आपको 2 लाख दे दिए 2014-15 में, 8 लाख दे दिए 15-16 में, 14-15 पे पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। कोई डिस्प्यूटेड मैटर नहीं है, जैसे ही आपको कंपनसेशन मिला आपको टैक्स लायबिलिटी पूरी निपटानी पड़ेगी, चाहे आप पे बचे या ना बचे। कोई प्रोराटा बेसिस नहीं है कि जैसे जैसे प्रोराटा होगा। तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो टैक्सेबिलिटी आएगी इसके सन पे, वाई पे। किस ईयर में कैलकुलेशन हो जाएगा? 15 मार्च 13 को गवर्नमेंट ने एक्वायर करा, तो 12-13, अरे यार 12-13 में ही तो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन 12-13 में होगा। क्या सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? 12,60,000। कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 2 लाख।
कायदे में डिवीजन होना चाहिए था डेथ वाले ईयर से, 2006-7 से, जो हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आपको फॉलो करना है। आपको तो ICI स्टडी मटेरियल, ICSI स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, दैट इज एज पर एक्ट। एक्ट क्या कहता है? जिस समय ट्रांसफरर के हाथ में आया उस ईयर से डिवाइड होगा, जबकि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या कहते हैं? प्रीवियस ओनर वाले ईयर से होगा। तो बहरहाल इस समय बुक ने प्रीवियस ओनर से किया है, इसलिए मैं प्रीवियस ओनर से डिवाइड कर देता हूँ 100 से। कायदे में डिवाइड होना चाहिए था 2006-7 से, प्रैक्टिकल लाइफ में तो इसी से होगा डिवाइड। इनटू, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? बुक से टैली कराने के लिए 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल केस भी मैं 100 से ही करता हूँ, प्रीवियस ओनर से ही डिवाइड करता हूँ। स्टूडेंट के लिए एडवाइस है सिर्फ CS इंटर तक कि आपको एक्ट फॉलो करना है, फाइनल में आपको भी यही फॉलो करना पड़ेगा। किस ईयर से मल्टीप्लाई होगा? 12-13। 12-13 का जरा बताइए क्या है? 12-13 200 है, 4 लाख हो गया, 8,60,000 बन गया। ये 12-13 में कैलकुलेट हुआ। क्या 12-13 में ही टैक्स देना पड़ेगा एक्वायर होते ही जब कंपनसेशन मिलेगा? कंपनसेशन कब मिला? पहला कंपनसेशन 13-14 में, तो टैक्सेबिलिटी हो जाएगी 13-14 में, यानी AY 14-15 में। कैलकुलेशन 12-13 की होगी, टैक्सेबिलिटी इस साल में होगी। सर 15-16 में फिर मिला एक हमें, 14-15 में फिर मिला 240, उससे अब कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट कंपनसेशन रिसीव पे टोटल दे दीजिए। आगे वाई ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट कर दिया और कह रहा है 4 लाख और चाहिए, 10,000 इस चक्कर में खर्च भी हो गए। 2019 को यानी PY 18-19, दैट इज AY लिखना जरूरी है एग्जाम में, 19-20 4 लाख का कंपनसेशन और मिल गया, और इसके अगेंस्ट खर्चा कितना किया इसने? 390। तो 2 साल हमारे टैक्सेबिलिटी के बैठे, AY 19-20, AY 14-15। स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाएगा, 15-16 में भी कंपनसेशन मिला है, AY 15-16 में, उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, फर्स्ट जब कंपनसेशन मिलता है। तो आप यहां देखिए AY 14-15 दैट इज PY, हाँ AY 14-15 का निकाला है इन्होंने 860, और AY 19-20 का निकाला है 390। समझ में आ गया आपको? अब पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको एग्जम्पशंस, यहां से आते हैं क्वेश्चंस। तो मेन एक एग्जम्पशन पढ़ाऊंगा बस, एग्जम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन। अब तक हम सीख रहे थे कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा। एक बार कैलकुलेट हो गया तो उस पर टैक्स से बच सकते हैं, कुछ प्रोविजंस हैं। यानी अब तक तो आप ये देख रहे थे इंडेक्स करके सेल से ये घटेगा वो घटेगा, कितना कैपिटल गेन बैठा, बट फाइनली उस पर टैक्स नहीं देना होता, आप बच सकते हैं कैपिटल गेन से। एग्जम्पशंस के 2 सेक्शंस हैं, एक है इन्वेस्टमेंट बेस एग्जम्पशन, दूसरी है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑब्लिक नेचर ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। यहां लिख दीजिए बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑब्लिक नेचर ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। कुछ ट्रांजैक्शन बताइए अगर वो ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, या कुछ एसेट्स बताइए अगर वो एसेट ट्रांसफर्ड हुई तो गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देगी। तो पहला क्या है, आपको
कैपिटल गेन हुआ तो अब आपको सर्टेन जगह इन्वेस्ट करना होगा, तो आपका टैक्स बचेगा। दूसरा केस क्या है, आपको आपका जो गेन हुआ है वो इन ट्रांजेक्शन्स पे, इन कंडीशंस पे हुआ, यस, तो आपका टैक्स ही नहीं लगेगा, आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना। यानी अगर मैं इस कंडीशन पे फॉल करता हूं तो मैं बच सकता हूं, जैसे मुझे 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, मैं बच सकता हूं अगर मैं इस पैसे को सर्टेन जहां गवर्नमेंट बोल रही है वहां लगा दूं। इस जगह का हुआ है तो मेरा 1 करोड़ हुआ है, बच गया मैं, क्योंकि उसने कुछ कंडीशंस, ट्रांजैक्शन कंडीशंस कुछ फॉलो कर ली हैं, कंडीशंस भी हैं कुछ जिसके लिए कुछ बेस हैं, कुछ कंडीशंस, वो अगर मैंने फॉलो कर ली हैं तो बच जाऊं। इसके सेक्शन है 10, इसका सेक्शन है 54 to 54G, 54 से 54G। ये हम पढ़ा रहे हैं मेनली, यही पूछने के लिए हमारे पास हर दूसरे 5वें दिन कोई ना कोई लोग आते हैं, क्योंकि जब उन्हें लगता है कैपिटल गेन बहुत महंगा हो, ज़्यादा हो रहा है, तो कहते हैं कि आप बचाओ हमें टैक्स से। तो हम उन्हें बताते हैं कि भाई जो गेन, और क्योंकि ये तो बहुत रेयरली केसेस में होता है ये वाला एरिया, तो उन लोगों को हम बताते हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट के लिए मुझे लंबा पेपर चाहिए या 2 ज्वाइंट पेपर चाहिए, या तो आप रजिस्टर घुमा लीजिए, रजिस्टर घुमाएंगे तब भी 2 पेपर्स तो चाहिए ही। ये जो अब ये बेकार हो गया साहब, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लिया, ऐसे अब इसमें कुछ और नोट्स बना लीजिएगा, परेशान मत होइए एक पेपर के लिए। हाँ, अब ऐसे कर लीजिए, जिनका कुछ थोड़ा बहुत ऐसे हो रहा है, अभी आगे बहुत सारे नोट्स लिखवाएंगे, वहाँ यूज़ कर लीजिएगा ऐसे। हाँ, और रजिस्टर घुमा लीजिए, रजिस्टर भी घुमा लीजिए, और पूरा चार्ट चलेगा 2 पन्नों तक। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें कुछ कॉलम्स हैं, वो मैं आपको, क्योंकि वरना एग्जामिनेशन याद करने में दिक्कत आएगी, पहले मैं कॉलम बना दे रहा हूँ, अभी आप बिल्कुल पेन मत चलाइएगा, फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा सेक्शन का कॉलम, अभी आप रुके रहिएगा। फिर आएगा एसेट ट्रांसफर्ड, अभी मत कॉपी करिएगा। होल्डिंग पीरियड, न्यू एसेट, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन। मैं अभी समझा दूं मैं क्या कर रहा हूं। यानी 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनने हैं। 6 कॉलम में मैं आपको बता दूं क्या क्या टेक्स्ट आएगा, उस हिसाब से बड़े छोटे करिएगा। यहां आना है बस 54B। पहले आप समझ लीजिए कितना हमें विथ चाहिए इनका। एसेट ट्रांसफर्ड में हमारा यूजुअली आएगा रेजिडेंशियल हाउस, थोड़ा बहुत प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इस तरीके से। होल्डिंग पीरियड में जनरली आएगा 24 महीना, 36 महीना, ऐसा करके आएगा। न्यू एसेट में भी इसी तरीके का आएगा, रेजिडेंशियल हाउस वगैरह। और यहां आएंगे डिटेल्ड पैराग्राफ। मैंने इसलिए बताया, अगर आप सारे बराबर बराबर बना लेते तो वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते, और ये एक ही बहुत लंबा चलता, तो आपको लगता पता नहीं 4-5 पन्नों के चार्ट हैं। अगर आप समझ रहे हैं, अगर बराबर बना लेते तो ये थोड़ा थोड़ा से में लिखते। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, कई बच्चे इन पहले 4 कॉलम को इतना छोटा बना देते हैं कि ऐसे लिख रहे होते हैं रेजिडेंशियल हाउस। मैं आपको वैसे बता दूं, आपको ध्यान रख के चलना है, ये चार्ट जितना बड़ा बनेगा, टेक्स्ट तो वही है, जितना बड़ा बनेगा उतना आपको साइकोलॉजिकल ज्यादा लगेगा मैटर। तो आप कॉलम थोड़ा ठीक से लेकर चलिएगा। 7 कॉलम है, मैं दोबारा दिखा देता हूं, अब बनाइएगा। पहले में सेक्शन 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। 6 में लास्ट वाले 2 मुझे बड़े कॉलम चाहिए, ऐसे बना लीजिए। फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, वहां पे जाएंगे, क्योंकि
चलिए ऐसे कर लीजिएगा, देख लीजिए लास्ट वाले दो जिसमें ये वाला तो ज़्यादा ही चाहिए, मतलब दोनों ठीक ठीक चाहिए हमें। ठीक ठीक से मतलब ऐसा नहीं इन्हें बहुत ही बड़ा बना दिया, मतलब 4-4 लाइनों की बातें लिखनी होंगी तो 4 लाइनों टाइप आ जाए, और पहले 4 कॉलम ठीक ठीक उसके चाहिए चौड़ाई के। 36 महीना 24 महीना देख लीजिए आप कितना लिखने में इसमें लगेगा टाइम। 6 कॉलम है, फिर मैं नाम बोल दूंगा। पहले कॉलम पे 6 अगर आप खींच लें तो मैं नाम बोल देता हूँ क्या क्या है। लिखिए पहला, अच्छा अभी आप कर रहे हैं। फर्स्ट इज सेक्शन, सेकंड इज एसेट ट्रांसफर्ड, बहुत छोटा कोई भी कॉलम मत करिएगा। थर्ड इज होल्डिंग पीरियड, फोर्थ इज न्यू एसेट, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशंस। सेक्शन एसेट ट्रांसफर, ये कुछ टेक्स्ट नहीं है, रेड में जो लिखा है ये कुछ नहीं है, तो ऐसे समझाने के लिए है, सिर्फ ब्लैक वाले हेडिंग्स। Withdrawal of exemptions, अब जरा समझिए, इसमें अलग अलग तरीके के एसेट रहेंगे। लोग अपना घर बेचते हैं, नया घर लेते हैं नई लोकेशन पे। जब पुराना घर बेचते हैं तो उन्होंने वो बहुत सस्ता खरीदा होता है तो उन्हें गेन हो जाता है। इनकम टैक्स वाले टैक्स मांगते हैं जबकि उनका इंटेंशन यहाँ से पैसा कमाना नहीं है, नए घर में पूरा पैसा लग जाएगा। इस बीच में अगर लीकेज ऑफ मनी हो जाए थ्रू टैक्स, भाई मैंने 1 करोड़ में घर बेचा और मुझे 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं नया घर में कैसे लगाऊंगा पैसा। तो मूवमेंट बड़ा दिक्कत हो रही थी मूवमेंट करने में। भैया मुझे यहाँ डिप्टीगंज से अपना मकान बेच के एमडीए शिफ्ट होना है, तो इंटेंशन मेरी पैसा कमाने की है, यहाँ के पैसे को वहाँ लगाने की है। अब ऐसे में जैसे ही यहाँ बेचूंगा गेन तो हो गई, गेन होने पे मैं टैक्स दे दूंगा तो पैसे कम बचेंगे, वैसे ही बाकी जगह कॉस्टली हो चुका है तो मुझे दिक्कत आती। तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पर कुछ एग्जम्पशंस दे दी। जब मैं बेचूंगा तो कैलकुलेशन तो होगी कैपिटल गेन की, एग्जम्पशन कैपिटल गेन की दी है तो पहले कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन तो पूरी होगी, फिर उसका एग्जम्पशन मिल सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा, एक सेक्शन दिया हमने 54, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस, अपने पास आपके पास जो घर है, कितने महीने रखा हुआ, 24 महीना। मोर देन 24 महीना, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मोर देन 24 मंथ, दैट इज लॉन्ग टर्म। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म लिख लीजिए, महीने आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप लॉन्ग टर्म लिख लीजिए। आपको पता है घर के मामले में लॉन्ग टर्म क्या होता है। और नया खरीद लेते हैं फिर रेजिडेंशियल हाउस, न्यू रेजिडेंशियल हाउस ले लेते हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस करा लेते हैं, एक ही बात है। तो गवर्नमेंट कहती है हम टैक्स नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट कहती है हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर आपको कैपिटल गेन हो भी जाता है और आप उस पैसे को अपना एग्जिस्टिंग घर के कंस्ट्रक्शन में लगा देते हैं या नया घर ले लेते हैं तो हम इस पे आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे।
लेकिन आपको इस सारी काम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन केस ऑफ परचेज। अगर आप मकान खरीदने जा रहे हैं तो विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं तो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इतना टाइम हम आपको दे देंगे। बात समझिए जरा भाई, या तो मैं घर खरीदूंगा या घर बनवाऊंगा। घर खरीदने के लिए 2 साल का समय, बनवाने के लिए 3 साल का समय। अब गवर्नमेंट को लॉजिकली ये बात समझनी चाहिए थी। मैंने आज अपना घर बेचा है। घर एक ऐसी चीज है जो पसंद आने पे ही लेगा आदमी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप बनवा भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। खरीदने के लिए हम 2 साल का समय देते हैं और बनवाने के लिए हम कितने साल का समय देते हैं? 3 साल। अब इसमें कोई टेक्निकल बात है। हो गया नोट डाउन सबका? बात यह है कि सपोज 2000, मेरा पीवाई क्या है 18-19, मैंने जनवरी 19 में माल बेचा, मकान बेचा 50 लाख का। इसकी इंडेक्स कॉस्ट आ रही थी 10 लाख। एलटीसीजी कितना हो गया? 40 लाख। ये तय है सेक्शन 54 सिर्फ एलटीसीजी पे ही मिलेगा, क्योंकि होल्डिंग पीरियड उन्होंने 24 महीने से ज्यादा बोला है। एलटीसीजी हो गया 40 लाख। ये बंदा हमारे पास आया, बोले सर कैसे बचूंगा मैं, 40 लाख का गेन हो गया। हमने कहा आप इसे लगा दो। अच्छा, कितने पैसे लगाने की बात है? इसके पास हाथ में कितने पैसे होंगे इस समय? 40 होंगे। अभी हाथ में कितने पैसे होंगे इसके? 50 लाख। ये तो सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट, तो कॉस्ट दोबारा खर्च करेगा क्या? वो तो पहले कभी खर्च करोगे तो एंट्री है। 50 लाख हाथ में होंगे। इनकम टैक्स की निगाह कितने लाख रुपए पे है? 40। तो पहली बात 10 लाख तो इसका जहां मन करे वहां उड़ा दे। कैपिटल गेन केवल कितने का? वो 40 लाख। इसको 40 लाख की प्लानिंग करनी है। अब जब ये घर बेच के आया है तो बीइंग प्रोफेशनल आप इसे एडवाइस कर सकते हैं कि भाई तू एक नया घर खरीद ले। कितने रुपए का? 40 लाख। 40 लाख पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसने कहा ठीक है साहब मैं घर खरीद लेता हूं। अब एक की रिटर्न जो फाइल करनी है, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न, वो फाइल करनी है 31 जुलाई। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है, आपको हर साल अपना इनकम टैक्स का एक ब्यौरा देना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, 31 जुलाई। अगर आपका ऑडिट हो रहा है, ऑडिट कुछ केसेस में होता है, टर्नओवर अगर ज्यादा होती है आपकी 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो 30 सितंबर होते हैं। तो 31 जुलाई आपका एवाई कौन सा है? 19-20। किस ईयर में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे? एवाई में या पीवाई में? एवाई में। 31 जुलाई 19 आपको रिटर्न फाइल करनी है। अब जरा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल कंसिडरेशन 50 लाख, इंडेक्स कॉस्ट 10 लाख, एलटीसीजी 40 लाख। इस 40 लाख पे इसे टैक्स देना। इस बात का इसे बताना कब है? 31 जुलाई 2019 को। 31 जुलाई 2019 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे कहता है टैक्स लाओ। ये कहता है भाई मैंने सेक्शन 54 पढ़ा है जिसके हिसाब से मुझे जनवरी 19 से लेके जनवरी 21 तक मकान खरीदने का टाइम है, सो मैं टैक्स नहीं दूंगा अभी। गवर्नमेंट कहती है ठीक है। इसने इस पैसे की एफडी करा दी। गवर्नमेंट चुपचाप बैठी हुई है क्योंकि वो कह रही है कभी भी खरीद सकता है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही।
जनवरी 21 निकला, गवर्नमेंट ने कहा तुमने परचेज नहीं करा, टैक्स लाओ। बोला मेरा इरादा चेंज हो गया, अब मैं कंस्ट्रक्शन कराऊंगा। उसके हिसाब से मेरी समय सीमा कहां तक पहुंच गई है, जनवरी 22। गवर्नमेंट चुप बैठी है, ये भी कुछ नहीं कर रहा है। इधर एफडी पे से ब्याज मिल रहा है। जनवरी 22 में ये बोलता है कि चलिए ठीक है, नहीं हुआ, चीज़ें कहीं नहीं हो पाती हैं और आप मुझसे टैक्स ले लीजिए। गवर्नमेंट कहती है इस आदमी ने हमें 3 साल बेवकूफ़ बनाया और इसने ब्याज कमा लिया सारा, और हमारे को डेवलपमेंट हमारा रुक गया क्योंकि हम पे टैक्स आ सकता था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये गलत है। तो क्या गवर्नमेंट को ये रूल बनाना चाहिए कि हाथों हाथ तपड़ी में खरीद लो घर? वो कह रहा है भाई साहब घर है, मेरे को घर बनाना है, अपना घर खरीदना है। या फिर ऐसे ही 3 साल 2 साल का मौका देना चाहिए? मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए? 3 साल देना चाहिए। तो फिर ऐसे तो लोग बना देंगे। तो गवर्नमेंट ने एक इसमें कंडीशन लगाई। गवर्नमेंट बोली जब 31 जुलाई आई है रिटर्न फाइलिंग डेट, तो आपको वादा करना पड़ेगा घर खरीदना है या नहीं खरीदना। और अगर हम उसने कहा वादा कर देते हैं, बोले वादे से मतलब ये जो पैसा है तेरे पास, इस पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में एक कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट होता है, इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट खुल जाता है, एसएससी के नाम से ही खुलता है। इसके अंदर पैसा जाता है, बहुत कम ब्याज मिलता है। यहां से आप निकालते हैं तो बैंक को सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं कहां बनाने के लिए निकाल रहा हूं और क्या। इसमें गवर्नमेंट के पास ही, गवर्नमेंट इस पैसे को यूटिलाइज करती रहती है। जब आपको चाहिए होता है आप निकाल लीजिए। आपको पैसा यहां डालना पड़ेगा और फिर आप 2 साल के अंदर जब मकान बनाए तो यहां से निकालें। इससे गवर्नमेंट को लॉस नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट इस पैसे को यूज कर सकती है, जब जरूरत होगी आपको दे देगी। अगर आप इस पैसे को कैपिटल गेन स्कीम में नहीं डालते हैं तो इसका मतलब साफ क्लियर है कि आप जो है मकान बनाने में इंटरेस्टेड नहीं और आपको टैक्स लग जाएगा। सर मैं 31 जुलाई तक पैसे में स्कीम में नहीं डालता हूं, लेकिन 2 अगस्त को मकान खरीद लेता हूं। असेसमेंट हो गया अब आपका 31 जुलाई को, भले ही आपने 2 साल के अंदर मकान खरीद लिया, बट ऑन द डेट ऑफ 31 जुलाई एट द टाइम ऑफ असेसमेंट कोई क्लैरिटी नहीं थी, टैक्स देना पड़ेगा। यानी 2 साल या 3 साल का अगर फायदा उठाना है तो रिटर्न फाइलिंग डेट तक, जो 31 जुलाई भी हो सकती है, 30 सितंबर भी हो सकती है, उस दिन तक आपको पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। क्या सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने भर से मैं बच जाऊंगा या मुझे इस पैसे को यूज करना ही पड़ेगा मकान बनाने में? अगर आप 2 साल 3 साल में मकान नहीं बनाते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स काट के आपको पैसा वापस कर देगी। तो आपको टैक्स काट के पैसा वापस कर देगी। तो हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं साहब मैंने मकान बेचा, क्या करूं? तो हम कहते हैं मकान खरीद ले। कहते हैं अभी तो टाइम लगेगा। तो हम क्या कहते हैं उससे, स्कीम में डाल। अब देखिए एक आदमी मेरे पास आया 1 अप्रैल 2018 में, उसने हाउस सेल किया। इसको परचेज करने का टाइम हो गया 2 अप्रैल 18 कर लेते हैं। इसको परचेज करने का टाइम हो गया 1 अप्रैल 20 और कंस्ट्रक्शन कराने का टाइम हो गया 1 अप्रैल 21। तब तक पैसा क्या करे? ये हमारे पास आता है, कहता है क्या करूं? मैं कहता है जो मन में आए यूज कर ले पैसे। 31 जुलाई 19 में स्कीम में डाल देना। अरे आज स्कीम में डलवा दोगे, इसका तो पैसा इतना बेकार हो रहा है भाई। मान लो 1 करोड़ रुपए है इसके पास, तो लगभग 1.5 साल, मतलब एक तरीके से 15 महीने ये पैसा व्यापार में यूज कर ले। गवर्नमेंट को कब इस पैसे से मतलब होगा? ऑन द डेट ऑफ असेसमेंट। या तो उससे पहले आप मकान ही बना लीजिए या खरीद लीजिए या स्कीम में डाल दीजिए। तो ये नहीं कहते हमारे एक से जा भाई अकाउंट खुलवा के पैसे डाल दे। हमें उसे बताना होता है भाई तुम्हारे भाई इतने दिन है, उस दिन तक पैसा यूज कर सकते हो, वरना तो 15 महीने बिना ब्याज का पैसा रह जाएगा। अच्छा स्कीम में डालने से पहले ही मकान परचेज कर लेता है तो स्कीम की कोई जरूरत है? फिर तो काम ही हो गया। अगर कुछ पैसा बचा हुआ है तो वो स्कीम में डाल दे, उससे कंस्ट्रक्शन करा ले। जैसे बस एक क्वेश्चन करा रहा हूं फिर क्लास खत्म। आप $7.31 पे आइए, पेज 405। $7.30 पे ही आइए।
आर के पास एक रेजिडेंशियल हाउस है जो इसने 1995 में 240 का खरीदा था, 7.30, जिसका 2001 में 7 लाख वैल्यू है। ये इसने 16 जुलाई 18 में बेच लिया 30 लाख, तो सेल कंसिडरेशन 30 लाख, ब्रोकरेज दी 40,000, तो 29,60,000 नेट सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट कितनी कॉस्ट मानी जाएगी? 7 लाख डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 280, 19,60,000। 10 लाख का क्या हो गया इसे? LTCG। क्या ये बच सकता है इससे? किस डेट में इसने मकान बेचा, ये डेट जाननी बहुत जरूरी है। 16 जुलाई 2018, यानी 15 जुलाई 2020 तक मकान परचेज कर ले, या 15 जुलाई 21 तक मकान कंस्ट्रक्ट करा ले, लेकिन 31 जुलाई 19 तक कैपिटल गेन स्कीम में पैसा डालना ही पड़ेगा। ये डेट समझ में आ गई तीनों? आगे देखिए, इसने 7 लाख, ये सारे पॉइंट अलग अलग हैं ABCD क्योंकि वो कह रहा है इन फॉलोइंग सिचुएशंस क्या कैपिटल गेन होगा। 7 लाख रुपए 14 मई 19 में नया मकान ही खरीद लिया, तो क्या करेंगे हम? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसने क्या करा, रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले ही नया मकान खरीद लिया 14 मई 19 में 7 लाख का, तो अब कितने पे कैपिटल गेन बनेगा? केवल 3 लाख पे। इसने लैंड खरीद ली कंस्ट्रक्शन के लिए 4,60,000 की, 5,30,000 कैपिटल गेन स्कीम में डाल दिए 15 जुलाई 2019 को, और 1.5 लाख डाल दिए 31 जुलाई 19 को। मतलब इसने क्या किया भाई, मकान बनाएगा तो उसके लिए लैंड भी खरीदेगा, तो इसने कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन लिया। परचेज की जगह इसने क्या कराना चाहा? कंस्ट्रक्शन। तो इसने पहले तो एक लैंड खरीद ली 460, ठीक किया। 530 इसने स्कीम में डाल दिया 15 जुलाई को कि भाई मैं ये पैसे बाद में मकान बनाने में यूज करूंगा। 31 जुलाई को 1.5 लाख और डाल दिया स्कीम में, तो कितने पैसे इसने श्योर कर दिए कि मैं मकान में लगाऊंगा? 460 तो लगा ही दिए, और 530 और 150, 680, 680 और 460, 11,40,000, 11,40,000 इसने कर दिए। 10 लाख का गेन था, गेन से ज्यादा की एग्जम्पशन नहीं मिल सकती कभी भी। भाई मेरा गेन अगर 10 लाख का है तो ऐसा थोड़ी ना हो गया कि एग्जम्पशन 11,40 की ले लूंगा, तो इसलिए मैक्सिमम एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? यहां 10 लाख। दोबारा समझिए, 460 का तो मैंने मकानी के लिए लैंड ले ली, 530 मैंने डिपॉजिट कर दी कैपिटल गेन स्कीम में, और 1.5 लाख और डिपॉजिट कर दिए। एक्चुअली में गड़बड़ क्या हो गया है ना, इसे एक काम करिए, आप 31 जुलाई 2020 कर लीजिए 1.5 लाख को, ये पिछले साल का होगा ना। तो 1 जुलाई को अगर 31 जुलाई 20 में कर रहा है ये, तो 31 जुलाई 19 के बाद हो गई डेट, वो पिछले साल का था ना 31, इसलिए 1 साल बढ़ने से रह गया होगा, तो 1.5 लाख रुपए पर नहीं मिलेगा। तो केवल कितने पे मिलेगा? 460 और 530, 9 लाख। 31 जुलाई 20 तक कर रहा है ना इन्वेस्ट। 7,15,000 में एडिशनल फ्लोर बना दिया अपने एग्जिस्टिंग घर का। ऐसा कर सकता है क्या, या नया घर ही खरीदना पड़ेगा? मैंने आपको लिखवाया एग्जिस्टिंग कर सकता है। 7,15 वो बना लिया तो ठीक है, और ये इसने 1 अक्टूबर 18 से 31 दिसंबर तक बनाया, तो 7,15 का ये एग्जम्पशन मिल जाएगा, डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। 7,40,000 कैपिटल गेन स्कीम में डाले 29 जुलाई को, 2 लाख 1 अगस्त को डाले, सिर्फ एक दिन लेट हो गया। क्या ये कैपिटल गेन स्कीम का पैसा काउंट होगा? तो केवल कितने रुपए काउंट होंगे? 7,40,000। फिर इन्हें विड्रॉ करा है, विड्रॉल वाला कॉलम मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, अभी सिर्फ हमने ये बताया कि इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर वो एक ही शॉट पे, परसों की काफी लेंदी क्लास होगी तो उसमें विड्रॉल और बाकी चीजें कनेक्ट होंगी। सिर्फ आप 7.30 7.31 देखिए, विड्रॉल वाली बात मत देखिए, सिर्फ एग्जम्पशन तक का पोर्शन देखिए। मैंने रेजिडेंशियल
प्रॉपर्टी बेचनी है, चाहे उसमें मैं रह रहा हूं चाहे ना रह रहा हूं, बिजनेस प्रॉपर्टी बेची तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कोई अपनी शॉप बेच दी, अब मैं उसके बदले घर ले रहा हूं, 54 में घुसा ही नहीं तो एग्जम्पशन कैसे मिलेगी? लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं साहब मैं अपनी एक दुकान बेच रहा हूं, घर ले रहा हूं, अभी 54 नहीं है, कुछ और है, कुछ और चीजें मिलेंगी, अभी तो बहुत सारा कुछ है।